साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज की, जो ओबीजी का टॉपिक है। इसके अंदर हम दो प्रकार से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक तो सब्जेक्टिव बेस पे जो हम एग्जाम में लिखते हैं, जैसे बीएससी फोर्थ ईयर पोस्ट बेसिक या जीएनएम के अंदर, और दूसरा जो एमसीक्यू के बेस पे है, जो हमें कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे नोटसेट है एम्स का या पीजीआई का, ईएसआईसी, सीएचओ के जो एग्जाम है इसके अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन पोस्टपार्टम हेमरेज की। तो डेफिनेशन दो है इसकी। एक तो क्वांटिटेटिव बेस के ऊपर है, इसके अंदर प्राइमरली फोकस करते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कितना होता है, और दूसरा जो है वो है क्लिनिकल बेस पे, जिसमें सिम्टम भी मैटर करते हैं। तो पहली जो क्वांटिटेटिव है, इसके अंदर क्या है कि फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी मोर देन 500 ml जो ब्लड है, अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद लॉस होता है तो उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर काउंट करते हैं। तो इसमें सिर्फ क्वांटिटी देखी गई है, बाकी कोई चीज नहीं है। दूसरा है क्लिनिकल बेस के ऊपर जो डेफिनेशन है, इसमें पेशेंट के जो सिम्टम है वो ज्यादा मैटर करते हैं। इसके साथ साथ उसके जो वाइटल साइन है, यहाँ पे हार्ट रेट और बीपी जो है वो भी यहाँ मेजर करती है। तो इसके अंदर क्या है, एक चीज है एनी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस है वो 500 से कम भी हो सकती है, 300 ml भी हो सकती है, और 800 ml या 1000 ml भी हो सकती है। तो 500 कोई फिक्स वैल्यू नहीं है यहाँ पे। इसके साथ साथ पेशेंट के जो सिम्टम है उनका ज्यादा महत्व है यहाँ पे। उसके साथ साथ उसकी जो हार्ट रेट और बीपी है उसको यहाँ पे देखा जाता है। उस बेस पे पोस्टपार्टम हेमरेज इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद है एवरेज ब्लड लॉस, कि पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है। इसमें 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, जो उसमें 500 ml से ज्यादा है। उसके बाद है जो सिजेरियन सेक्शन है, एलएससीएस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो है, इसके अंदर 1000 ml। और उसके बाद है अगर हिस्टेक्टमी करते हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद, अगर अनकंट्रोल ब्लीडिंग है, उसके अंदर 1.5 लीटर मींस 1500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है, उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। उसके बाद है कैटेगरी इसकी। कैटेगरी इसके अंदर 3 कैटेगरी है। सबसे पहले है माइनर, फिर मेजर, फिर सीवियर। माइनर के अंदर लेस देन 1 लीटर ऑफ ब्लड लॉस होता है, 500 से 1000 के बीच में। दूसरा है मोर देन 1 लीटर, इसमें हम मेजर बोलते हैं। और तीसरी जो है वो सीवियर कैटेगरी है, उसके अंदर मोर देन 2 लीटर जो ब्लड लॉस होता है वो इसकी सीवियर कैटेगरी है। तो कैटेगरी के अंदर हमें वॉल्यूम का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। यहां पे एमसीक्यू आता है एग्जाम के बेस पे। ये नॉर्मल है जो आपको किसी भी बुक के अंदर मिलेगा, लेकिन कैटेगरी वाइज हमें जैसे सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो मेजर है, क्योंकि हम मोस्टली मेजर और सीवियर के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो मेजर क्या है, 1000 से ज्यादा और 2000 ml से कम, मींस 1 से 2 लीटर के बीच की जितनी भी वैल्यू है वो सारी मेजर में आएगी। जैसे 1200 ml जो ब्लड है वो किस में आएगा, मेजर कैटेगरी ऑफ पीपीएच के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट चीज जो है टाइप ऑफ पीपीएच। टाइप के अंदर क्या है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। यहां पे जो इसकी टाइमिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बेस पे क्वेश्चन आया था जो पीजीआई के अंदर, उसके अंदर ये पूछा गया, जैसे एक्लेम्पसिया का था पर्टिकुलरली, कि पोस्टपार्टम के अंदर जो अर्ली प्री एक्लेम्पसिया और लेट जो प्री एक्लेम्पसिया उसके अंदर जो टाइमिंग थी, तो वो यहां पे मैटर करती है। तो अब हम बात करते हैं यहां पे प्राइमरी जो है। प्राइमरी मींस फॉलोइंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, और 24 आवर का जो ड्यूरेशन है उसके जो बीच में जितनी भी ब्लड अमाउंट लॉस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी, मींस 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद में, और जो पूरा परप्यूरियम का टाइम होता है, मींस 42 डेज जो होता है, टोटल 6 वीक, इस दौरान जितना भी ब्लड लॉस होता है वो किस में होता है, सेकेंडरी में होता है। अब जो प्राइमरी है, प्राइमरी का सबसे बड़ा कॉज क्या होता है, वो है एटोनिसिटी, मींस जो ब्लड इसकी टोन है यूट्रस की। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के अंदर होता है रिटेंड प्लासेंटा जो है, वो इसके अंदर इसका कॉज होता है। यहां पे मैंने लिखा है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके अंदर 4 क्वेश्चन कॉमनली हमें ध्यान रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। तो इसके अंदर ये जनरल है, इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंक्लूड है। उसका जो होता है वो है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की टोन जो होती है वो कम होती है। और ये टोटल जो पीपीएच है उसका 80 to 90%, 80 से 90% कोज यही होता है। उसके बाद हम बात करें मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्राइमरी पीपीएच जो है, इसके अंदर क्या होता है, वही सेम एटोनिसिटी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। इसके अंदर जो सेगमेंट है टिश्यू
या रिटेन्ड प्लासेंटा जो होता है लगभग 10 से 20% टोटल इसका पीपीएच का कोज होता है। और अगर कोई भी सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर की हम बात करें जिसकी वजह से पीपीएच होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सक्सेंट्रेट लोब प्लासेंटा या बाइलोबाटा प्लासेंटा। इसके अंदर क्या होता है, सक्सेंट्रेट के अंदर एक मेजर हिस्सा होता है प्लासेंटा का, और इसका एक छोटा सा असेसरी पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर अलग से होता है, तो वो रह जाता है, उसकी वजह से ब्लड लॉस होता है। और बाइलोबाटा क्या होता है, इसका बड़ा पार्ट है, इसके अंदर छोटा पार्ट नहीं है, दो अलग अलग लोब होते हैं जिसमें से एक लोब बाहर निकल जाता है, दूसरा लोब अंदर रहता है। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है उसकी वजह से अगर पीपीएच होता है तो उसका जो कोज है सक्सेंट्रेट लोब प्लासेंटा और बाइलोबाटा जो प्लासेंटा इसके अंदर। अब हम बात करते हैं जो कोज ऑफ पीपीएच है, इसके अंदर हमें 4T जो ट्रिक है वो याद रखनी है। टोटल 4T है। इसके अंदर पहला है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, मींस यहां पे पहला टी क्या है, टोन, जो यूट्रस की टोन है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल के अंदर, वो चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो है ट्रोमा, मींस जो प्रीसिपिटेट लेबर टाइप से उसके अंदर जो जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रोमा होता है उसकी वजह से पीपीएच होता है। तीसरा जो टी है वो है थ्रोम्बिन, मींस कोगुलोपैथी, ब्लड प्रोफाइल जो है, जैसे डीआईसी है और जो सेप्सिस है, इसके अंदर क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन सेगमेंट है जिससे खून का थक्का नहीं बनता और अनकंट्रोल ब्लड लॉस होता रहता है। और चौथा जो है वो है टिश्यू सेगमेंट, अदर जो है उसके अंदर है रिटेन्ड प्लासेंटा, जो कि सेकेंडरी पीपीएच का भी एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अब सिस्टमेटिकली एक एक देखें। एटोनिसिटी जो होती है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीपीएच भी है। किन किन वजह से एटोनिसिटी होती है? सबसे पहले ओवर डिस्टेंडेड ऑफ यूट्रस जो होता है, उन सभी, वो जो ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस है कौन कौन सी चीज उसको करती है, कोज करती है, उसमें सबसे पहले ग्रांड मल्टीपेरा, बहुत ज्यादा बार डिलीवरी होती है, मोर देन 5 टाइम, या फिर मल्टीपेरा जो है। और इसके अलावा क्या है कि जो हाइड्रोमिनस है, एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट ज्यादा होती है, ट्विन प्रेगनेंसी है इसके अंदर होता है, ओबेसिटी जो है, या फिर प्रीसिपिटेट लेबर, लेस देन 3 आवर के अंदर अगर लेबर वर्क कंप्लीट हो जाता है, या प्रोलॉन्ग लेबर, दोनों की ही एटोनिसिटी कोज करते हैं। इसके बाद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एटोनिसिटी, या कोई भी ऐसा इवेंट है जो नोटिसेबल है लास्ट टाइम जो डिलीवरी हुई थी उसके अंदर, ये सारे के सारे जो फैक्टर है वो एटोनिसिटी कोज करते हैं, जिससे क्या होता है, यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। यूट्रस के अंदर जो मायोमेट्रियम पर्टिकुलरली है उसके अंदर जो मसल होती है वो किस प्रकार से है, फिगर ऑफ 8 की तरह होती है, मींस इनके बीच में आर्टेरियल है। अगर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, टोन मजबूत नहीं होगी, तो ये जो आर्टरी है वो ओक्लूड नहीं होगी, मींस ब्लॉक नहीं होगी, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस जो ब्लड लॉस होता रहता है। तो एटोनिसिटी के जो मल्टीपल कोज है। उसके बाद ट्रोमा, जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रोमा होता है। ट्रोमा की वजह से प्राइमरी पीपीएच भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लेकिन इसके अंदर जो है मेन प्रीसिपिटेट लेबर है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रोमा के अंदर, या फिर जो फोर्सेप्स डिलीवरी है। अगर अपने को पूछे इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी के अंदर, तो फोर्सेप डिलीवरी है वो जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रोमा कोज कर सकता है। उसके बाद है कोगुलोपैथी, ब्लड प्रोफाइल की हम बात करें तो इसमें डीआईसी है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, इसके अंदर डी डाइमर एक टेस्ट भी किया जाता है। और दूसरा है सेप्सिस, सेप्सिस की वजह से भी डीआईसी कोज होता है। इसके अंदर हेल्प सिंड्रोम जो है वो भी इसके अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट जो है टिश्यू या फिर अदर जो फैक्टर है उसके अंदर है रिटेन्ड प्लासेंटा। रिटेन्ड प्लासेंटा का कोई भी एक बिट, छोटा सा पार्ट पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से जो कंटिन्यूअस ब्लड लॉस होता रहता है। ये बेसिकली किस में आता है, सेकेंडरी पीपीएच के अंदर होता है। और इसके ऊपर टोटल 4 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ पीपीएच किस प्रकार से डायग्नोज किया जा सकता है। तो यहां पे हमने इसके टाइप देखे थे जिसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी था, और जो डेफिनेशन में हमने यहां एक चीज लिखी थी, क्लिनिकल बेस्ड, पेशेंट के सिम्टम मैटर करते हैं, उसके वाइटल साइन के अंदर जो अल्टरेशन होती है वो मैटर करती है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए बेसिकली क्या होता है, जो शॉक इंडेक्स है उसका हेल्प लिया जाता है। शॉक इंडेक्स क्या होती है, जैसे हम सीपीपी देखते हैं, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है, या मीन आर्टेरियल जो बीपी है, मैक जो होता है, ये दोनों जो चीज है ये कहां पे नोटिस की जाती है, जहां इंटेंसिव केयर यूनिट जो आईसीयू यूनिट है, जहां पे पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीट किया जाता है, वहां पे इन चीजों का रोल रहता है। तो सेम चीज यहां पे है कि जो शॉक इंडेक्स है वो एक जनरली है,
इसके अंदर क्या होता है, हार्ट रेट को डिवाइड किया जाता है सिस्टोलिक जो बीपी है, जैसे नॉर्मल हार्ट रेट है 100 उस केस के अंदर और बीपी है 120 इसके अंदर, तो ये लेस देन 1 होगी। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है शॉक इंडेक्स की, ये जनरल पीपल सभी के अंदर होती है, अडल्ट के अंदर बेसिकली, वो 0.5 से 0.7 है, जो आईसीयू के अंदर इसको हम मेजर करते हैं। अगर ये मोर देन 1 होती है तो इमीडिएटली हमें इसको नोटिस करके उसी हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अब यहां पे पोस्टमार्टम हेमरेज की हम बात करते हैं तो यहां पे ओएसआई आता है, शॉक इंडेक्स के आगे ओ लग गया, इसका मीन है ऑब्स्ट्रैक्टिकल शॉक इंडेक्स, जिसका यहां पे बड़ा रोल है, और उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.07 से 0.8 है, ये यहां पे इसकी नॉर्मल वैल्यू है। प्रेगनेंसी जो है इसके अंदर इतना इसका लेवल रहता है, और अगर ये मोर देन 1 है उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। सपोज सीधा सा यहां पे लिंक है कि जो ब्लीडिंग होगी पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर, तो उस कंडीशन में हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज होगी। नॉर्मल जैसे 80 या 90 है, उस कंडीशन में पेन भी हो रहा है पेशेंट को, अगर वो 100 से ज्यादा है और ब्लड लॉस की वजह से सिस्टमिक बीपी जो है वो कम हो गया है, सिस्टोलिक बीपी जो है वो 100 से कम है, तो हार्ट रेट है 110 और बीपी है 100, तो यहां पे शॉक ऑब्स्टैटिकल शॉक इंडेक्स की जो वैल्यू हो कितनी है 1.1। इसका मतलब पेशेंट को इमीडिएट बेस पे क्रिस्टलोइड फ्लूइड है, सलाइन है, रिंगर लैक्टेट है, या फिर जो ब्लड प्रोडक्ट अगर इमीडिएटली अवेलेबल है तो उस चीज की हेल्प से उसको फर्स्ट उसका हीमोडायनेमिकली स्टेबल किया जाता है, बाकी चीजें बाद में साथ साथ देखी जाती हैं। और जब हम ये सब देख रहे हैं उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट की जितने भी ब्लड सैंपल्स होते हैं वो सारे भेज दिए जाते हैं, जिसमें क्रॉस मैच का है, क्योंकि ब्लड की यहां पे जरूरत पड़ती है अपने को। उसके बाद नेक्स्ट चीज है मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच के अंदर हम सीक्वेंशियल चलेंगे। यहां भी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मेडिकल मैनेजमेंट पहले करते हैं या मैकेनिकल मैनेजमेंट पहले करते हैं, तो सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट, पेशेंट को स्टेबल करना है यहां पे, तो सबसे पहले सिक्योर आईवी लाइन, जो बड़े बोर का कैनुला है लगभग 18, यहां पे अगर क्वेश्चन आता है तो ब्लड प्रोडक्ट जब भी हम देते हैं 16 और 18 का, तो इमरजेंसी बेस पे मैसिव ब्लड लॉस होता है तो हमें 16 जो गोज है उसका कैनुला सेट करना होता है। और अगर हमें ब्लड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रिस्टलोइड फ्लूइड देने हैं, तो हम 18 गोज का जो ग्रीन कलर का कैनुला है वो यहाँ पे यूज करते हैं। ऑक्सीजन स्टार्ट करनी है, इसके बाद क्रिस्टलोइड फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन है या रिंगर लैक्टेट है वो स्टार्ट करते हैं, साथ में ब्लड सैंपल लेके भेजते हैं क्रॉस मैच के लिए, और ब्लड प्रोडक्ट के लिए इमीडिएटली हम अर्जेंट बेस पे डिमांड करते हैं। उसके बाद है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या है, ऑक्सीटोसिन जो ड्रग है वो ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर मानी जाती है, लेकिन वर्तमान के अंदर एक ड्रग है कार्बोटोसिन, वो क्या है, एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है ऑक्सीटोसिन का, जो ज्यादा हेल्पफुल है। ये जो लेटेस्ट डाटा है साक्षी अरोड़ा की जो बुक है उसके अंदर से लिया गया है। उसके बाद है अर्गोमेट्राइन और कार्बाप्रोस्ट और मीजोप्रोस्टल। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E1 और प्रोस्टाग्लैंडिन F1, F1 क्या होता है, फंडस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और जो E1 होता है वो क्या करता है, इफेसमेंट के लिए रोल यहाँ पे उसका रहता है। तो मीजोप्रोस्टल जो होता है वो सबलिंगुअली यहाँ पे दिया जाता है। तो सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, ऑक्सीटोसिन या कार्बाटोसिन जो ड्रग है वो हम मेडिकली देते हैं। अब अगर ये जितना भी मेडिकल मैनेजमेंट था जो यूट्रस को किसी भी हाल में कॉन्ट्रैक्ट करवा के, या उसकी जो फिगर ऑफ 8 जो मसल है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा के आर्टरी को ब्लॉक कर रही थी, ब्लड लॉस कम करने की कोशिश कर रही थी, अगर ये सारा फेल हो जाता है, उस कंडीशन में जो इंजेक्शन ट्रेनेक्सा है, ट्रेनेक्समिक एसिड जो है वो दिया जाता है। कब देते हैं वो, इफ अबो ऑल फेल्ड, जितना भी मेडिकल मैनेजमेंट आपने दिया वो अगर सारा फेल हो जाता है तो ट्रेनेक्समा तभी स्टार्ट करते। अगर सीक्वेंशियली पूछा जाए कि 4 ड्रग है, एमसीक्यू बेस का क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सी ड्रग देंगे, जैसे ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है, मीजोप्रोस्टोल है, अर्गोमेट्राइन और ट्रेनेक्सा है, तो ट्रेनेक्सा तभी देंगे जब पहले वाले तीनों फेल हो चुके हैं। तो यहां पे हमें इस चीज को याद रखना है, ये अपने आप में एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगर मेडिकल मैनेजमेंट कंप्लीट रूप से फेल हो चुका है तब हम किसकी हेल्प लेते हैं, मैकेनिकल जो मैनेजमेंट है। मैकेनिकल के अंदर जो बैलून टेम्पोनेट है, इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा जैसे ये यूट्रस है, इसके अंदर एक कैथेटर है जो इनफ्लैट होगा यहां पे इस टाइप से। इस जो नाम है बकरी बैलून, इसकी जो डिस्कवरी थी वो एक
यूनेस बकरी नाम से डॉक्टर था, उसने इसकी डिस्कवरी की है। और ये जो कैथेटर है इसका साइज क्या है, आजकल जैसे नोट सेट में पूछा गया था कि राइल्स ट्यूब की लेंथ कितनी है, तो ये जो कैथेटर है 24 फ्रेंच का बैलून है ये विद कैथेटर, 54 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, सिलिकॉन का बना है जिससे इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और इसके बैलून की कैपेसिटी कितनी है, कितना वॉल्यूम इसके अंदर आ सकता है। बेसिकली इसके अंदर क्या फिल करते हैं, सैलाइन फिल किया जाता है, जिससे साइड में यहां पे इसकी जो इंटरनल वाल है जहां पे कंप्रेशन लगेगा। और कितनी वॉल्यूम है, अप टू 500 ml। तो यूजुअली इसमें क्या करते हैं 400 से 450 के आसपास इसको इन्फ्लेट करते हैं सैलाइन के द्वारा। तो ये बकरी बैलून है। ये सेम वैसा ही है जैसे हम सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब पढ़ते हैं, सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब, जो कि ईसोफेगियल वेरिसिस के अंदर हम लेते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, दो कंपोनेंट है इस ट्यूब के अंदर, एक तो ईसोफेगस के अंदर फूलता है, दूसरा स्टमक के अंदर, और फिर जो भी एस्पिरेट है स्टमक का वो हम बाहर निकालते हैं। तो सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर ये चीज है। इसके ऊपर ये सबसे बड़ा इसके अंदर क्वेश्चन है, जैसे कार्मन कैथेटर पूछा जाता है उसी टाइप से इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो इसकी जो लेंथ क्या है, साइज क्या होता है एडल्ट के आधार पे, और उसकी कितनी वॉल्यूम होती है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। उसके बाद है मास्ट जो है, मास्ट क्या है, एक क्वेश्चन आया था जीएमसीएच के अंदर 2016 के अंदर। नॉर्मली अपने जो मास्ट है वो हिस्टामिन वाली जो सेल है उसको मानते हैं, लेकिन यहां पे मास्ट क्या है, मिलिट्री एंटी शॉक गारमेंट ट्राउजर जो है। मींस इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम कहीं भी बर्फीले एरिया में जाते हैं तो हम एक हैवी जैकेट टाइप से लेते हैं, जिसके अंदर ऊपर जैकेट है, नीचे जो पजामा है, उस टाइप से। इनमें क्या होता है, एयर इन्फ्लेट किया जाता है और उससे टेम्परेरी बेस पे, बेसिकली यहां पे वर्ड यूज हुआ है मिलिट्री, तो मींस ये है कि अगर कहीं दूर जहां पे टेम्परेरी ट्रीटमेंट मिल रहा है, अभी ऑपरेशन की कंडीशन वहां पॉसिबल नहीं है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना है पेशेंट को, 1 घंटे तक उसको हम कवर करने हैं, तो उसकी बीपी कम ना हो तो उसके अंदर एयर इन्फ्लेट कर दिया जाता है और पेशेंट को पूरा पैक कर दिया जाता है इसके अंदर। तो ये है मास्ट जो ट्राउजर है, ये टेम्परेरी बेस पे होता है। उसके बाद है सर्जिकल मैनेजमेंट, मैकेनिकल के बाद में। सर्जिकल के अंदर क्या होता है, जो भी आर्टीरियल लाइन से ब्लड जा रहा है, वहां पे आर्टरी जो सप्लाई कर रही है, बेसिकली इसके अंदर यूटेराइन आर्टरी जो है या ओवेरियन आर्टरी है, उनको ऑकुल्ट कर दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है, उनको बांध दिया जाता है, उसकी वजह से वहां पे ब्लड लॉस अपने आप कम हो जाता है। और फाइनली क्या है, इसके अंदर स्टेक्टमी की जाती है, अगर सारे मेजर्स फेल हो जाते हैं उस कंडीशन के अंदर, उसको यूट्रस को कंप्लीटली बाहर निकाला जाता है। WHO ने इसके अंदर एक न्यूमेरिक्स दिया है हेमियोस्टेसिस के नाम से। तो हीमोस्टेसिस क्या है, हीमोस्टेसिस में H है आस्क फॉर हेल्प और हैंड्स ऑन यूट्रस। उसके बाद दूसरा है E फॉर स्टैब्लिश, जो डायग्नोसिस है, पहले एग्जैक्टली उसका कोज क्या है वो चीज हमें ईटियोलॉजी, स्टैब्लिश ईटियोलॉजी उसके ऊपर। उसके बाद है E से एंश्योर, ABC अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, और इकोबोलिक्स, यहां पे एक टर्म है इकोबोलिक्स। इकोबोलिक्स वो ड्रग होती है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। उसके बाद है M फॉर ए मसाज ऑफ यूट्रस। उसके बाद है O यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस जो थी ऑक्सीटोसिन, उसका इन्फ्यूजन जो है वो O को रिप्रेजेंट करता है। S शिफ्ट टू थिएटर, OT की बात हो रही है यहां पे, पेशेंट को हम यहां पे शिफ्ट करते हैं। उसके बाद है T जो है वो है टेम्पोनेड, यहां पे जो बकरी बैलून की हम बात कर रहे हैं, तो टेम्पोनेड उससे बनता है जो बैलून बनता है। इसके साथ साथ T से लास्ट में ट्रेनेक्सा जो इंजेक्शन है, ट्रेनेक्समिक एसिड, जब बाकी मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है उस कंडीशन के अंदर। उसके बाद है A से अप्लाई कंप्रेशन सूचर। उसके बाद है S सिस्टमेटिक पेल्विक डीवेस्कुलराइजेशन,
इसके अंदर जो हम ये आर्टरी को लाइगेट करते हैं, ये चीज इसके अंदर की जाती है। आई से है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, इसके अंदर एक प्रोसीजर होता है एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन क्या होता है, किसी भी एक या दो आर्टरी को ब्लॉक कर दिया जाता है जिनकी वजह से ब्लीड हो रहा है, तो जैसे यूटेराइन और ओवेरियन आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, जो कोटरी हम ओटी के अंदर यूज करते हैं, तो उस प्रकार से जो एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर होता है। और लास्ट जो है एस का मीनिंग है सब टोटल या टोटल स्टेक्टमी, यूट्रस को कंप्लीटली यहां पे हम बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो है हीमोस्टेसिस, इसको अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें मोटा मोटा जो पीपीएच है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उसके बाद लास्ट है हेमेटोमा, जो इसका लास्ट पार्ट है, जो सेकेंडरी पीपीएच को यहां पे रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंडरी पीपीएच जो था उसका कॉज क्या था, रिटेन्ड प्लासेंटा। और जो यहां पे हेमेटोमा है, इसके अंदर 3 या 4 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले है मोस्ट कॉमन जो हेमेटोमा होता है इस केस के अंदर वो कहां बनता है, वो होता है वल्वा के अंदर। सेकंड, इसी बेस पे ये जो वल्वा हेमेटोमा बनाता है इसके लिए कौन सी आर्टरी रिस्पॉन्सिबल होती है, पुडेंडल आर्टरी। तीसरा जो है, जो वेजाइनल हेमेटोमा है उसके लिए कौन सी आर्टरी रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके अंदर यूटेराइन आर्टरी और इसकी ब्रांच जो है ये इसके अंदर होता है। तो ये जो हेमेटोमा है, अब अगर हेमेटोमा बनता है तो उसका हम ट्रीटमेंट किस बेस पे करेंगे, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए साइन सिम्टम जो हेमेटोमा का है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन प्रायोरिटी बेस पे पूछा था, एनक्लेक्स बेस पे। फर्स्ट साइन होता है पेन और दूसरा होता है इनएबिलिटी टू पास यूरिन, पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पाता। अब इसका ट्रीटमेंट है कि अगर उस हेमेटोमा का साइज 3 सेंटीमीटर से कम है तो अलग ट्रीटमेंट है, 3 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम जो ट्रीटमेंट मोड है वो अलग होता है। लेस देन 3 होता है तो उसके अंदर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, मींस जो कोल्ड कंप्रेशन है वो वहां पे लगाया जाता है, पेशेंट को रेस्ट के लिए वहां पे एडवाइज किया जाता है। अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर है उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, तो यहां पे हेमेटोमा का साइज बढ़ रहा है तो इमीडिएटली हम सर्जिकल इंटरवेंशन है उसके ऊपर जाएंगे और जो भी हेमेटोमा है उसको हम यहां पे ड्रेन करवाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारा यह अप्रोच रहता है। तो ओवरऑल जो पीपीएच है इसके अंदर अगर हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, फाइनली इसको अगर समराइज करें, तो सबसे पहले इसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो जो टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट है, 24 आवर्स बर्थ से लेके और फिर 24 आवर्स से लेके 42 डेज के बीच में, वो सेकेंडरी है। अब प्राइमरी के अंदर सबसे बड़ा कॉज होता है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, जिसके अंदर जो 80 to 90% कवर होता है, और सेकेंडरी जो है वो रिटेन्ड प्लासेंटा है जो टिश्यू वाला सेगमेंट है। उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर सबसे ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो है मेजर। जैसे मेजर का मतलब यहां पे हम ये समझते हैं कि 500 से ज्यादा जितना भी होगा वो सारा मेजर है। तो माइनर जो होता है 2 ही कैटेगरी है, जब माइनर और मेजर होता है तो हम 2 ही कैटेगरी दिमाग में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 कैटेगरी है। माइनर है 500 ml से 1000 ml, मेजर है 1000 से 2000 ml, और तीसरा है सीवियर कैटेगरी मोर देन 2 लीटर 2000 ml से ज्यादा जो होता है। उसके बाद 4T सेगमेंट है, टोनिसिटी है, थ्रोम्बिन सेगमेंट है, टिश्यू है। और डायग्नोसिस के अंदर ऑब्स्टेटिकल शॉक इंडेक्स, यहां पे हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर OSI की वैल्यू पीपीएच के अंदर मोर देन 1 है तब हम क्या करेंगे, तब हम वो सारे इंटरवेंशन फॉलो करते हैं जो आईसीयू के अंदर पेशेंट को बचाने के लिए किया जाता है। हीमोडायनेमिकली पेशेंट को सबसे पहले स्टेबल करते हैं, क्रिस्टलोइड है या कोलोइडल फ्लूइड है या ब्लड प्रोडक्ट है वो दिया जाता है। बड़े बोर का कैनुला है 16 या 18 गोज का, वो हम वहां पे यूज करते हैं। उसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले जनरल अप्रोच है, सेम आईसीयू वाला यहाँ पे। दूसरा है मेडिकल मैनेजमेंट, ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीटोसिन है। उसके बाद अर्गोमेट्राइन, कार्बोप्रोस्ट या मिजोप्रोस्टल। अगर ये फेल होता है तो हम ट्रेनेक्सा की हेल्प लेते हैं जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है। उसके बाद अगर मेडिकल मैनेजमेंट कंप्लीट रूप से फेल हो गए तो हम मैकेनिकल जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसके ऊपर जाएंगे। इसके अंदर हम जो यूटेराइन मसाज है, बाईमैनुअल कंप्रेशन है, यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे। फिर बैलून टेम्पोनेट है जिसके अंदर बकरी बैलून जो है, और ये किस प्रकार का, इसका साइज क्या होता है,
और लेंथ क्या है, कितनी वॉल्यूम इसके अंदर आ सकती है, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, ये सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मास जो गारमेंट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट है सर्जिकल, सर्जिकल के अंदर यूटेराइन और ओवेरियन लाइगेशन करते हैं। हीमोस्टेसिस को याद रखना है, हीमोस्टेसिस के अंदर कंप्लीट पीपीएच एक शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं। और हेमेटोमा है, हेमेटोमा के अंदर पूछा जा सकता है मोस्ट कॉमन हेमेटोमा जो पीपीएच में बनता है वो कौन सा होता है, वेजाइनल होता है या वल्वल होता है, तो वो वल्वल होता है। और सर्जिकल कौन से हेमेटोमा के लिए ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जब मोर देन 3 सेंटीमीटर उसका साइज होगा उस कंडीशन में सर्जिकली हम उसको ड्रेन करवाते हैं। लेस देन 3 है तब हम क्या करते हैं, उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं और कोल्ड कंप्रेशन की हम हेल्प लेते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे भी हम इस प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।